आइए बच्चों, आप लोगों का हिंदी बोधशिला के पटल पर स्वागत है। ये ज्ञान का जो आदान प्रदान है, ये भी एक तरह की साधना और यज्ञ है, और इसको इसी भाव से देखने में ही फायदा है। मेरे बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी, परंपरा के प्रवाह में ही प्रगति है, परंपरा के प्रवाह में ही प्रगति है। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा कि जैसी बहे बयारी पीठ ताही को कीजय, जैसा वातावरण हो उसके अनुसार हो जाना चाहिए। तो मैं वातावरण को देखते हुए, बच्चों के आग्रह को देखते हुए आज एक आग्रह डाल रहा हूं कि मेरे प्रिय छात्रों और छात्रों के स्वजनों व मित्रों, यदि मेरी यह शिक्षण विधा आपको पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो ये जो आधुनिक शब्द होते हैं ना कि सब्सक्राइब करना और उसको बेल दबाना, तो प्लीज़ ये सब कर दीजिएगा, ताकि ये संस्था के लिए, भाई जो जिसके लिए जीवंतता होती है, तो उस जीवंतता के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक ये सब आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम विषय पर। आज का विषय हम रख रहे हैं संधि की भूमिका। हम कोई संधि अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। संधि का बैकग्राउंड जो है, जहाँ से कॉन्सेप्ट निकलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम संधि की भूमिका पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले संधि की हम परिभाषा ही, शब्दार्थ, संधि की परिभाषा नहीं, संधि का शब्दार्थ करते हैं, उनको आप देखिए। ये कहते हैं सम प्लस धी, सम प्लस धी। सम प्लस धी का अगर हम संधि देखेंगे तो क्या होगा? मां का पंचमाक्षर बनना। यहां पर कौन सा नियम लगेगा? मां का पंचमाक्षर नियम। यहां पर नियम आएगा मां का पंचमाक्षर नियम। ये क्या है? कह रहा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में मां आए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई भी स्पर्शी वर्ण आए, तो वह स्पर्शी वर्ण जिस वर्ग का होगा, मां उसी वर्ग का पंचमाक्षर बनेगा। तो देखो यहां पर मां के बाद ध आया, ध स्पर्शी है, और ध किसका है? त वर्ग का है। त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। अतः ये मां न बन जाएगा। त थ द ध न, तो न बन गए। अब हम जब इसको संधि कर रहे हैं, तो अब ये बन जाएगा संधि। ठीक है मित्र, ये न यहां आ गया और संधि बन गया। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या कह रही है? सम यानी समान रूप से, समान रूप से, या सम्यक रूप से। धी, धी मतलब धारण करने वाली, धारण करने वाली, यानी सम्यक रूप से धारण करने वाली विधा को क्या कहते हैं? संधि। अब सम्यक रूपता क्या है? कि यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच जो संधि हो रही है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच जो संधि हो रही है, उस संधि के विकार आने पर भी पदों के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अर्थ ज्यों का त्यों सम्यक रूप से दोनों पदों का अर्थ विद्यमान रहे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संधि।
संधि सम धी, सम माने बराबर, धी माने धारण करने वाली, यानी दोनों पदों को जोड़ने के बाद भी दोनों पदों के अर्थ को ज्यों का त्यों विद्यमान रखने वाली विधा संधि होती है। ये तो संधि का शब्दार्थ हो गया। अब मित्र संधि होती क्या है, हम उसके थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आप उन्हें देख लीजिए और लिख भी लीजिए, ठीक है। हम संधि की परिभाषा हो गई, वर्णों से मेल होने पर वर्णों में जो विकार, अब इसी विकार को हम विशेषता भी कह सकते हैं, इसी विकार को हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। वर्णों से मेल होने पर वर्णों में जो विकार, विशेषता या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक मित्रों, यह संधि की परिभाषा है या लक्षण समझ लीजिए, इसको हम लक्षण ही बोलेंगे कि क्या लक्षण है। तो वर्णों से मेल होने पर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे अब हम यहां ऊपर का मिटा दे रहे हैं, या अभी इधर देखिए, जैसे हमने यहां लिखा सम प्लस कर, अब ये क्या हो गया, शंकर और शंकर। अब मित्र देखिएगा, ये म क्या बन गया, अंग, म क्या बना, अंग। जैसे यहां पर हमने अभी एक उदाहरण आपको दिया था, समधि, म न बना था, पंचमाक्षर नियम यहां लागू, वही नियम यहां भी लागू है, क्योंकि म के बाद स्पर्शी वर्ण आया, स्पर्शी वर्ण क है, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अंग। तो अतः ये जो म है ये क्या बन गया, अंग बन गया, और अंग बन करके क के साथ जुड़ेगा और ये शंकर बन जाएगा। ठीक है मित्र, अब ये शंकर बना, ये व्याकरण है और ये मानक हिंदी है, इसको ध्यान दीजिएगा। व्याकरण के दृष्टि से ये गलत है, ये मानक हिंदी, मानक का मतलब समझ रहे हैं आप, जो है नहीं फिर भी मान लो, जो है नहीं फिर भी मान लो, वो मानक है। मानक हिंदी क्यों बनाई गई, क्योंकि आपने देखा कि हिंदी में कुल मिलाकर के 52 वर्ण हैं, और जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर इंग्लिश बेस है, उसमें कुछ 26 वर्ण हैं। तो हिंदी को कंप्यूटराइज करने के लिए, यानी हिंदी को कंप्यूटर के अनुसार बनाने के लिए, हिंदी व्याकरण में जो काट छांट करके उसे कंप्यूटर के लायक बनाई गई, वही काट छांट की प्रक्रिया हिंदी में मानक हिंदी बन गई, ताकि उसमें कंप्यूटर का भी गुण आ सके। तो यहां जो देख रहे हैं ये मानक हिंदी है, ठीक है, ये व्याकरण है, ये शंकर व्याकरण है, ये मानक हिंदी है। तो इस तरह से यहां पर एक विकार आया, म क्या बन गया, अंग बन गया। अगर हम इसी तरह से यहां पर बोले जगत, जगत प्लस गुरु, क्या हो गया, जगत गुरु। अब त क्या बन गया, द बन गया, विकार आया तो क्या बना, द बना, विकार आ गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरह से
अगर हमने यहां लिखा आह, ये हो गया चर्य, क्या हो जाएगा ये? आश्चर्य, आश्चर्य। अब देखिए ये जो था विसर्ग, विसर्ग क्या बन गया? स बन गया। विसर्ग में भी परिवर्तन हुआ। स्वर में देख लीजिए, अगर हमने कहा आ प्लस ई तो क्या हो जाएगा? ए। जैसे दिन प्लस ईश, क्या हुआ? दिनेश। ठीक मित्र, क्योंकि अ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि है, तो ई किया परिवर्तन किसमें हो गया? ए में। ये जो विकार आया ये स्वरों में विकार है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दे रहे हैं तो क्या विकार पैदा हो रहा है? अगर यहां पर हम करते हैं ई प्लस अ तो क्या हो जाएगा? यहां ये हो गया य। कैसे? इति, आदि, क्या हो जाएगा? इत्यादि। ये देखिए इसका जो ई है, यहां पर जो ई है वो यहां पर य बन करके उपस्थित हो गया। तो वर्णों का वर्णों से मेल होने पर वर्ण में जो विकार विशेषता उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नियम क्या है? वर्णों का वर्णों से मेल। अब सवाल आता है मित्र यहां पर कि संधि, एक क्वेश्चन बनता है उसमें जो पूछा जाता है कि संधि मेल है, योग है, जोड़ है या तीनों है? सवाल बार बार आए हैं कि संधि वर्णों का मेल है, संधि वर्णों का योग है, संधि वर्णों का जोड़ है या संधि तीनों है। हमेशा याद रखिएगा संधि वर्णों का मेल है, जोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि जोड़ में आनुपातिक वृद्धि होती है, योग कई इकाइयों का होता है और मेल दो इकाई को मिला के एक बनाया जाता है, यानी आनुपातिक वृद्धि नहीं होती। यहां दो वर्णों को मिलाया गया लेकिन वर्ण का कोई विकार, संख्यात्मक कोई विकार उसमें नहीं आ रहा। जैसे आप यहां पर देखिए अ भी एक है, ई भी एक है, ए भी एक है, ये इनके बराबर दो नहीं हुए, एक ही है, दो नहीं हुआ, आनुपातिक वृद्धि नहीं दिखेगा। इस नाते संधि क्या है? मेल है। किसका? वर्णों का। और मेल होने पर वो विकार आए तो संधि है। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है? विकार। याद रखिए मित्रों, मेल हो लेकिन उस मेल से विकार हो, और अगर संधि में मेल हुआ और विकार नहीं आया तो संधि नहीं, वह फिर संयोग कहलाएगी। याद रखिएगा वो क्या कहलाएगी? संयोग। संधि और संयोग में यही अंतर है कि वर्णों का मेल होने से, अगर वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है तो संधि, और वर्णों का मेल हो गया लेकिन कोई विकार नहीं आया तो क्या हो जाएगा? वो संयोग, वो विकार नहीं होगा। ठीक मित्र, अब इस पर एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी हम लोग शेयर कर लें फटाफट। नंबर 1, संधियां तीन ही होती हैं क्योंकि, संधि तीन है क्योंकि, विकल्प दे रहा हूं, स्वर तीन है, व्यंजन तीन है, वर्ण तीन है या पद तीन है। मैं लिख दे रहा हूं, आप देखिएगा, सवाल करूंगा मैं, सवाल आप अपना लिख लीजिएगा। संधियां तीन ही होती हैं क्योंकि वर्ण
तीन है, स्वर तीन है, व्यंजन तीन है, पद तीन है। भाई वर्ण तीन है, स्वर तीन है, व्यंजन तीन है, पद तीन है। क्या ऐसा है तीन जिनको आधार बना के संधियां सिर्फ तीन मानी गई? तो याद रखिए, वर्ण तीन है। चूंकि हिंदी वर्णमाला में वर्ण तीन प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और संधि क्या है? वर्ण आधारित विधा है। इसको याद रखिएगा। संधि क्या है? वर्ण आधारित विधा। समास क्या है? पद आधारित विधा। प्रत्यय और उपसर्ग क्या है? शब्दांश आधारित विधा। और अव्यय क्या है? शब्द आधारित विधा। सबके आधार अलग अलग है। शब्द निर्माण की जो पांचों विधाएं हैं, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, इन पांचों का अपना अपना आधार है। तो संधि का आधार क्या है? वर्ण। संधि वर्ण आधारित विधा है, ये वर्ण पर आधारित है। ये तीसरा चौथा सवाल हो गया मित्र, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है कि संधि विकार है या संयोग? तो क्या बताएंगे आप? संधि विकार है। कारण कि यदि वर्णों का वर्णों से मेल होने पर वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो संयोग होगा, और अगर परिवर्तन हुआ तो संधि होगी। तो जितनी भी संधियां हैं आपकी, सबको देख लीजिए, उनमें विकार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, विशेषता आ रही है, एक चारुता आ रही है। इस नाते हम वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होने से हम उसे संधि कहेंगे। ठीक मित्रों, ये हो गया हमारा संधि के थोड़ा आधार। अब इसमें जो तीन संधियां हैं आपकी, वो तीन संधियां क्या हैं उन पर चर्चा कर लें, फिर हम लोग। जैसे स्वर प्लस स्वर बराबर विकार, क्या हो गई? स्वर संधि। इनको ध्यान दीजिएगा। यानी जब दोनों पदों में स्वर आए और उसके मेल से स्वर में विकार हो तो स्वर संधि होगी। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। दूसरा है कि व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विकार बराबर व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि का लक्षण क्या है? कि इसके पूर्व पद के अंत में व्यंजन आए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में स्वर या व्यंजन हो, और पूर्व पद का व्यंजन अगर विकृत हुआ, परिवर्तित हुआ, तो व्यंजन संधि होगी। इसी तरह से विसर्ग में क्या है कि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विकार बराबर विसर्ग संधि। इनका कंडीशन क्या है मित्रों? कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आ रहा हो और उत्तर पद में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग में परिवर्तन हो तो विसर्ग संधि। क्लियर हो गए तीनों? स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन बराबर व्यंजन संधि, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। मतलब क्या हुआ कि स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर में परिवर्तन होगा तो स्वर संधि, व्यंजन का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि। उसी तरह से विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग संधि होगा। यानी पूर्व पद में आने वाले वर्णों में यदि विकार हो रहा है तो
वह वर्ण जिस कोटि का होगा वह संधि उस कोटि की मानी जाएगी। मेरे मित्रों, क्लास का यहीं समापन कर रहा हूं और ये भूमिका हम आपको उपस्थित किए हैं। इस पर आप लोगों का जो भी राय बने, जैसे आप हमेशा देते रहे हैं वैसे आप इस पर भी दीजिएगा। हमने इसको बहुत संकुचित किया क्योंकि आप ही लोगों ने बार बार कहा कि गुरुजी ये 40 मिनट 35 मिनट का क्लास न बने, छोटे छोटे क्लास बनाइए। तो हमको देखो बेटा कुछ आता जाता है नहीं, साफ बताओ, ये आधुनिकता का हमको ज्ञान नहीं है। हम इस पर कहो इसी को तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा पढ़ाई डालें, तो हमको कितना सिकोड़ना कितना फैलाना, ये हमें जैसा आप कहोगे। मैं बोला था ना, मैं आप लोगों के लिए हूँ। आप जैसा चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे, मैं उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। इसी को कम से कम 7-8 और तरीके दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमारी तरफ से निश्चिंत होकर के अपने अनुसार हमें यहाँ पर यूज कीजिए। अपना कमेंट्स अवश्य देना बेटा, क्योंकि वही हमारी ऊर्जा है। आपके कमेंट्स से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हम ऊर्जित होकर के उस कार्य को अच्छे से करेंगे। ठीक बेटा, ओके, धन्यवाद।